द मैन विद मी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट स्टिल आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम है मिस्टर संजय देसवाल। सीधा इनसे पूछते हैं कि भाई आपकी आर्म रेसलिंग जर्नी की बिगनिंग कैसे हुई। यार मेरी भी स्कूल से स्टार्ट हुई एक्चुअली, जैसे सभी की होती है। सब स्कूल में पंजा लगाते हैं टेबल्स पे। तो मेरी भी वहीं से स्टार्ट हुई। मैं सबको हरा देता था क्लास में। तो वही हुआ कि पहले मुझे पता चला इवेंट हो रहे हैं इस चीज़ के। तो मैं किसी जिम में जाता था, उस जिम के ट्रेनर ने बताया कि वहाँ पे जाके आप, इवेंट हो रहा है वहाँ पे जाके खेलो आप। तो वहाँ गया मैं, वहाँ भी मैंने शायद मेडल में जीता था, शायद सेकंड या थर्ड आया था। तो लगा पोटेंशियल है इसमें, तो और ये आगे कर कौन से सकता हूँ। ईयर की बात है भैया? ये हो गया यार 2009 की बात है। 9, 8 या 9। ठीक है। मतलब वहां से या स्टार्ट हुई। 2008 या 9 में आप स्कूल में थे? नहीं, उस स्कूल के जस्ट बाद की बात है ये। तो स्कूल क्रॉस इससे करे, स्कूल इस से हम स्टार्ट हुआ कि आर्म रेसलिंग करनी है। 2-3 साल गुजर के पता चलते हुए इवेंट होते हैं। पहला मेरा इवेंट मैं बता रहा हूँ 2008-9 में वो। ठीक है, उससे पहले आपने कोई इवेंट नहीं खेला था? नहीं, कोई इवेंट और नहीं। ट्रेनिंग, आर्म ट्रेनिंग तो रेसलिंग की मैंने, ट्रेनिंग उससे पहले? नहीं उससे पहले क्या, तब भी मैंने ट्रेनिंग नहीं करी। पता ही नहीं था एक्चुअली कि ट्रेनिंग होती भी है। और आजकल के बच्चों को भी नहीं पता कि इसकी ट्रेनिंग होती है। 2-4 महीने तो ऐसे ही खेलते रहते हैं। उसके बाद वो यूट्यूब पे खोलते हैं, यार इसकी तो कुछ अलग ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे। बस जिम में हैवी बाइसेप्स मारना, ये सब करना, वही सब था। ठीक। तो हाँ। ये आपकी इनिशियल शुरुआत हो गई, लेकिन आपको जब आप आर्म रेसलिंग में आ गए, आपने टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने शुरू करे, आपने अपनी रिसर्च करी होगी, 2009-10 की बात आप बता रहे हो। हाँ। उस टाइम इंटरनेट इतना सॉलिड नहीं था, फ़ोन नहीं थे, इतना ईज़ ऑफ एक्सेस नहीं था लोगों के पास। पर फिर उस टाइम आपको किस चीज़ ने ऐसे इंस्पायर कर दिया कि भाई घुस जाना है अब इस चीज़ में? तो उस टाइम पे ना दिल्ली में एक ही क्लब था, रॉयल स्पोर्ट्स क्लब। और लक्ष्मण सिंह भंडारी जो मेरे कोच हैं, तो वो इवेंट कराते थे। उन्होंने शायद मुझ में पोटेंशियल देखा कि ये कुछ कर सकता है अलग से। तो मैं इवेंट खेले उनके साथ मैंने। बट 2013-14 के बाद से तो मैं कंटिन्यू उनके साथ, फिर मैं लग गया ट्रेनिंग करने। तो तब से अभी तक उनके अंडर ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और एक तरह से मुझे लाने वाले वही है इस फील्ड में। ठीक है भाई, तो आपको अपना पहला कंपटीशन याद है? एक्चुअली सही बताऊं ना, इतने खेल चुका हूँ, पहला याद नहीं है मुझे। चलो ठीक है, पहला कंपटीशन याद नहीं है, इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि भैया का एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब उस टाइम पे हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि जैसे अब इंटरनेट आ गया है, बच्चों के पास पूरे रिसोर्सेज है कि वो ट्रेन कर सकते हैं। उस टाइम आपकी ट्रेनिंग किस हिसाब की रहती थी? मेरी आज भी जो ट्रेनिंग है, सर, बच्चे सुन के सरप्राइज हो जाएंगे। आज भी सिर्फ मैं एक, मेरे पास एक स्ट्रैप है जिससे मैं सिर्फ बैक प्रेशर, और एक रोलर है जिससे फिंगर ट्रेन करता हूँ। उसके अलावा कोई हैंडल्स नहीं है, कोई मेरे पास कुछ नहीं है। और मानेंगे नहीं बच्चे ये बात, बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ यही है। ठीक है भाई, अ क्लियर आंसर टू दोज जो हजारों तरीके के हैंडल्स खरीद लेते हैं और हजारों तरीके की वेरिएशंस करते हैं, बट आंसरिंग द गोट की सिर्फ दो चीजें, एक स्ट्रैप से बैक प्रेशर और फिंगर कपिंग। स्ट्रेंथ, कपिंग स्ट्रेंथ। ये नॉस्टैल्जिक है बात कि भाई आपके इतने पुराने टाइम से आप आर्म रेसलिंग कर रहे हो और अब आज का सिनेरियो आप देख रहे हो बिल्कुल चेंज हो गया है। एक मेजर ऐसा क्या चेंज है उस टाइम की आर्म रेसलिंग और आज की आर्म रेसलिंग में, और कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है आपको? देखो, पहले की जो ट्रेनिंग थी और जो गेम्स होते थे, बच्चे रियल लाइफ में खेलते थे, अपना एक रियल देते थे। आज के दिन बच्चे आते हैं रील बनाने के लिए। ये एग्जैक्टली exactly. डिफरेंस है। तो इतना वो ट्रेनिंग पे फोकस ना करके वो फोकस करते हैं कि मैं अच्छा कैसे दिखूंगा वहां पे, और मुझे क्या करना है, एक्शंस क्या करने हैं। वो गेम पे इतना ध्यान नहीं दे रहे, रील्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। द कर्स एंड बून ऑफ द इंटरनेट, जैसा कि आप लोगों को भाई ने बताया कि भाई रील्स कल्चर जो है वो बहुत अच्छे तरीके और बहुत अलग तरीके से भी इम्पैक्ट कर रहा है, लेकिन उसका एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है आर्म रेसलिंग पे। अगर मैं बात करूं, मैं पिछले 10 साल से, 10 या 11 साल से दिल्ली में जब से खेलना स्टार्ट किया, मेडल्स आए हैं मेरे। और सीओसी भी रहा हूँ, जो चैंपियन होता है। अगर मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं है, क्योंकि भाई था नहीं कल्चर सोशल मीडिया का। अगर मैं तब से शायद, मैं अगर रील्स डालता अपनी, तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाता आज के दिन। और अगर मैं नहीं, ऐसा मेरे साथ जो और खेलते थे, जो अदर स्टेट्स के चैंपियंस प्लेयर हैं, जो सीनियर है, वो कोई भी इस चीज में नहीं घुसा एक्चुअल में।
तभी वो इतने ऊपर पहुंचे हैं, मेरे हिसाब से। तो मतलब आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन वो इतने अंडरग्राउंड है, जो आज नहीं खेल रहे, और अगर आज खेल रहे होते तो शायद आज के बच्चों के लिए गेम अलग हो जाती। आज भी खेल रहे हैं बट वो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं है। सोशल मीडिया। हाँ। तो एक बडिंग आर्म रेसलर या एक बडिंग एथलीट के लिए सोशल मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस आप बताना चाहोगे? मतलब देखते हुए कि आपका भी बहुत लो की सोशल मीडिया रहा था, हम्म। अब आप उस पर वर्क कर रहे हो। सून वी विल बी अनाउंसिंग भैयाज यूट्यूब चैनल, पॉडकास्ट पे बने रहे, आपको डिटेल बताएंगे। बट आप सोशल मीडिया के बारे में आज की डेट में क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? सोशल मीडिया से ना देखो, एक बेनिफिट है और एक इसका डीमेरिट है, दोनों चीजें हैं। बेनिफिट ये है कि प्रमोशन हो रहा है स्पोर्ट्स का, आर्म रेसलिंग का प्रमोशन बहुत अच्छे से हो रहा है इन सब यूट्यूबर्स की वजह से ही, वो बहुत अच्छी बात है। बट वो अगर पर्सनली मैं उनकी बात करूं खुद की, वो नहीं सीख पाएंगे कभी भी, क्योंकि वो इतना अपनी एनर्जी उस चीज में वेस्ट कर रहे हैं कंटेंट बनाने में, वो गेम पे ध्यान नहीं दे सकता। एक गेम में अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको इतना फोकस ट्रेनिंग पे देना पड़ेगा। आप उसके बाद चाहे आप यूट्यूब या धीरे धीरे अपना साथ साथ चलाते रहो सोशल मीडिया, बट स्टार्टिंग के जो 2 साल है बहुत ज्यादा, मैं कहूँ बहुत इंपॉर्टेंट है इस गेम में, टेक्निक सीखने के लिए और अपने आप को एक राइट डायरेक्शन देने के लिए। बच्चे पहले दिन से रील बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वो कभी बहुत मुश्किल है उनका आगे बढ़ना। मतलब एज वी वर डिस्कसिंग कि आर्म रेसलिंग एक बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप वाला स्पोर्ट्स है एज अदर स्पोर्ट्स। बट जो छोटे बच्चे या आप कह लो थोड़े से इमेच्योर एथलीट्स आ रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो थोड़ा आर्म रेसलिंग को और उसमें अपनी ऑल्टर ईगो डालते जा रहे हैं। कि मतलब जैसे हमने बात करी कि अगर कोई किसी का सेंटर कंट्रोल कर लेता है तो वो पहले 4 एक्सप्रेशन देता है, फिर उसके बाद पिन करता है। जबकि आपको लगता है मतलब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये रियलिस्टिक है? देखो, एग्रेशन दिखाओ जब आपका रेडी गो है उससे पहले, वो जायज है, वो अच्छा लगता है कि आप मैच खेलने आए हो और आप जीतने के लिए इतने इतने वार्म्ड अप हो कि मैं जीतूंगा। जब आपने गेम अपनी तरफ पूरा कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद आप चीख रहे हो, तो अगर मैं अपनी बात करूं ना, मुझे वो देख के लगता है कि इसकी बेइज्जती है खुद की जो चीख रहा है इसमें। बच्चों को लग रहा है कि उसने कंट्रोल कर लिया है तो बहुत तगड़ा हो गया, बहुत ऊपर है। ऐसा नहीं है, किसी अच्छे प्लेयर से खेलो तो पता चलेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है नए जो आर्म रेसलर्स आ रहे हैं, जितने भी बच्चे आ रहे हैं छोटे, कि फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर गेम रादर देन गिविंग एक्सप्रेशंस। आप दूसरे को अपसर्ड दिखा के, दूसरे को नीचा दिखा के मतलब क्या ही मिल जाएगा, क्योंकि हर किसी को हराने वाला कोई ना कोई बैठा है। एग्रेशन हर गेम में होता है, होना भी चाहिए। स्पोर्ट्समैन है तो एग्रेशन आएगा, या तो आप गेम से पहले दिखाओ या फिर जीतने के बाद दिखाओ, वो जायज है, लगता है। बट आप एक तरफ, आपको पता है आप जीत चुके हो, उस टाइम पे आप सामने वाले की एक तरह से बेइज्जती कर रहे हो, मतलब आपके तो पर्सनल दुश्मनी है उससे, या आप स्पोर्ट्समैन नहीं हो। स्पोर्ट्समैनशिप नहीं थोड़ी है। वीक है मतलब। इसका रीज़न हम थोड़ा बहुत रील्स को देंगे या हाँ, बच्चों की व्यूज के लिए लोग करते हैं कि मेरा इमेच्योरिटी? इमेच्योर है जो रील के लिए ऐसा बना रहे, वो एक पहली चीज तो है, इमेच्योर इमेच्योरिटी है उनमें। मतलब अर्ली सेलिब्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाँ, गेम जी, पलट भी सकता है, कई बार कभी होता कभी है। पलट जाती है गेम, होता है, ऐसा बहुत होता है। तो अब आप कहोगे कि इस टाइम ये आर्म रेसलिंग का बूम चल रहा है? इस टाइम मैं कह रहा हूँ आर्म रेसलिंग का गोल्डन पीरियड है, और इससे अच्छा मौका एक आर्म रेसलर के लिए अभी तक पिछले 40 साल में ऐसा नहीं हुआ जो अब होने जा रहा है, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स पे लाइव आ रहा है गेम। इससे बड़ी बात क्या होगी। दिस इज़ अ बिग अनाउंसमेंट गाइस कि इतने बड़े टीवी चैनल पे अब आपको आर्म रेसलिंग देखने को मिलेगी। इंडिया के स्पोर्ट्समैन आपको सारे वहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट इस बूम को अगर हम एक लूप में देखें तो ये जाता है पहले यूट्यूबर्स की तरफ, कि बच्चों ने यूट्यूब पे देखा। मतलब जहाँ से मैंने देखा कि भाई लैरी व्हील्स के चैनल पे हमने देखे आर्म रेसलर हम्म। आने लगे, तो पावर लिफ्टिंग से डाइवर्ट हुआ दिमाग कि भाई आर्म रेसलिंग भी कुछ होता है। फिर वहाँ से हमने देखा कि भाई इंडियन आर्म रेसलर्स भी कुछ हैं। फिर वी डिस्कवर्ड भाई डेवल लैरेट है, जॉन बर्जिंक है, गोट्स हैं, इतने सारे बैठे रहते हैं। बट इंडिया में जो बूम आ रहा है बच्चों के बीच में, इसका मेन क्रेडिट किसको दोगे आप? इसका मेन क्रेडिट प्रो पंजा लीग, पीपीएल। क्योंकि जब से प्रो पंजा लीग है, उन्होंने एक गेम्स का ना, जो हम जिस तरीके से हम कराते थे, उन्होंने बिल्कुल सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले जो पार्क्स में होते थे, टेंट्स में होते थे गेम्स, उनका जो प्लेटफॉर्म होता है हर बार,
या तो कोई बड़ा स्टेडियम होता है या फिर ऐसी लोकेशन पे होता है जो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सर ने बहुत सारे प्रो पंजा लीग के कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, और मतलब यू नेम द टूर्नामेंट एंड द मैन हैज़ ऑलरेडी वन देम। बट इसी से रिलेट करेंगे अगली बात को कि भाई आपकी टफेस्ट बैटल कौन सी रही है आज तक की आर्म रेसलिंग करियर की। बहुत लोग जानना चाहते हैं और बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन भी है कि जो आजकल वो देख रहे हैं वो आपकी टफेस्ट बैटल थी। बट आपके अकॉर्डिंगली आपका सबसे तगड़ा और टफेस्ट अपोनेंट कौन था? मेरा टफेस्ट अपोनेंट यार मैं ऐसे नहीं बता सकता। पहले काफी बच्चे आ चुके हैं जिनके मेरे मैच होते थे, उनकी वीडियोस नहीं है। बच्चे जो समझ नहीं पाएंगे उस चीज को कि क्या हुआ था, क्योंकि वीडियो नहीं है उन चीजों की। थे पहले ही मैचेस थे। बट लेटेस्ट मेरा जो काराज के साथ मैच था, वो मैं रिसेंट में कहूँ मेरा टफेस्ट था, क्योंकि मेरा मैच उससे एक महीने पहले अनाउंस हुआ था, जो कि मैंने डिले करवाया था क्योंकि मेरी गोल्फर्स एल्बो मुझे इंजरी उस टाइम पे स्टार्ट हुई थी। मुझे लगा ये नॉर्मल सी इंजरी है, कुछ नहीं हो जाएगी ठीक, नॉर्मल पेन सभी हमेशा को रहता है। तो मुझे वो थी इंजरी कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे मुझे वो इवेंट भी अनाउंस हो गया था और मुझे उस रिकवरी के साथ मुझे आगे बढ़ना भी था कि मुझे खेलना है। तो वो मेरा टफेस्ट था। टफेस्ट इन द सेंस कि वो आपकी इंजरी थी जो आपको होल्ड बैक कर रही थी, हाँ, ना कि द स्ट्रेंथ तो एक्सक्यूज नहीं कंपैरिजंस। दूंगा, करज उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग था। हम्म। वो उस टाइम पे उसका मैं बोलूँ तो पीक चल रहा था उसका, बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे। फिर भी कुछ चीजें थी जो फाउल वगैरह हुए वो साफ दिख रहे हैं, रेफरी ने नहीं दिए, तो काफी चीजें चेंज भी हो सकती थी। बट ठीक है, जीता वो बट स्ट्रांग था। आपने उसको उसी के स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोनेंट में, स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट में हराया। मतलब हुक उसको इंडिया का बोला जाता है कि करज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हुक, आपने उसको हुक में हरा दिया। तो दैट वाज रियली अमेजिंग। बट लोगों को वो साइड नहीं दिखी। लोगों को थोड़ा सा आदत होती है कि जो क्रेजी एडिट्स हो रहे हैं उनको उस चीज़ में ज़्यादा जाना है। बट ये वीडियो प्रो पंजा लीग का जो मेन पेज है यूट्यूब मेन का, पेज। उस पे डली हुई है वीडियो। हाँ। तो 4-5 लाख व्यूज हैं उस पे। उसमें 400-500 कमेंट्स हैं, जिसमें से शायद 90% मेरे फेवर में ही है, क्योंकि सबको दिख रहा है वो फाउल कर रहा है या जो बदतमीजियां कर रहा है एक तरह से, वो सबको दिखा वहां पे, जिसकी वजह से उसको बैन भी किया 2 महीने के लिए। तो ये सब हुआ था। ये ठीक है, नए नए बच्चे जो एकदम आ रहे हैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, उनको नहीं पता ये चीजें। सी गाइस, दिस इज द इमेच्योरिटी एस्पेक्ट जो भाई हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आप अभी से बडिंग एज पे ही इमेच्योरली एक्ट करोगे तो उसके आगे अच्छे लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज बी इन कंट्रोल एंड स्पोर्ट्समैनशिप के साथ करो। बट फिर अब मूव करते हैं कि भाई रॉयल समर्पण 2 में करज वर्सेस सिड जो हुआ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर सिड, जो हमारे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं। तो आ जाए भाई सिड। भाई ये आप बताना चाहोगे कब या सीधा सिड ही बताया हमें? देखो, कराज का भी पीछे नेशनल हुआ था हमारा मथुरा में। हाँ। तो वहां पे इनका थोड़ा कंट्रोवर्शियल एक मैच था, जिसमें अ, हाथ स्लिप आउट हुआ था, बट वो लूजिंग पोजीशन से था। हाँ। तो कराज नहीं मान रहा था कि ये लूजिंग पोजीशन से नहीं है, मेरा हाथ ऊपर छूटा तो स्ट्रैप होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई वहां पे। वो मैच वहां पे नहीं हो पाया। तो यहाँ पे वो मैच कंप्लीट हो गया और रिजल्ट सामने आ गए लोगों के। गाइज मैं आई विटनेस था उस मैच का। मतलब जिन्होंने वो देखा मैच, आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते सिड भाई का क्या उस टाइम पे रिएक्शन था, इसका अग्रेशन गला था। खराब हो गया चीख के। मतलब एक फोकस, आप जॉन विक फोकस था भाई उस टाइम पे भाई। बट भाई आप बताओ उस मैच का पूरे इन डेप्थ रिव्यू दो हमें। मैं काफ़ी रेडी था उस मैच के लिए, क्योंकि नेशनल्स में जब मैंने वो गेम खेली थी, ऑन अ सीरियस नोट, वहाँ पर कुछ कंडीशन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने हुए थे कि मैं बहुत बुरी हालत में खेल रहा था। आई वॉज, मतलब कहते हैं ना कि मेरा बिल्कुल डाउनफॉल हो रखा था। उस कंडीशन में था कि बस मैच खत्म हो और मैं जैसे मर्जी खेल के यहाँ से निकलता जाऊँ। तो मैं तब भी उसके साथ स्ट्रैप में चैलेंज एक्सेप्ट करता, क्योंकि जब मैंने उसको उस टाइम पे पिन किया तो इट वाज लाइक कम से कम 3 घंटे तक वहाँ पे बहस चली, लड़ाइयाँ चली कि नहीं पिन नहीं है, स्ट्रैप मैच खेलेंगे, वी हैव टू प्ले इन स्ट्रैप। प्रॉपर उसने ऑफिशियली अनाउंस किया, माइक पे अनाउंस किया कि वी हैव टू प्ले इन स्ट्रैप, स्ट्रैप खेलेंगे, बहुत देर तक चलता है। ये बात नेशनल्स की ये है बात गाइज, नेशनल्स की है, मथुरा नेशनल्स। मथुरा नेशनल्स की। तो मुझे काफी वेट रहा कि अब कब फिर से मौका मिले और एक बार स्ट्रैप मैच हम खेले, जो ये रॉयल समर्पण में हुआ। वो लोग स्पेशली इतनी दूर से हमारे पास यहाँ खेलने आए। तो
जब हमारा स्लिप आउट हुआ मैच के अंदर, स्लिप आउट के बाद मेरे ख्याल वो काफी अच्छे एग्रेशन में था हाँ, कि वीडियो में है कि काफी अब तो aggression। स्ट्रैप आ गया, हाँ, अब तो स्ट्रैप में खेलते हैं। स्ट्रैप। बट मेरी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जब स्ट्रैप मैच हुआ ना, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। इट वाज वन साइडेड। इट वाज लाइक आई वाज जस्ट यूज माय 50 to 60% ऑफ पावर, 40-50% वाज रिमेनिंग एट दैट टाइम और अकॉर्डिंग वो टू मी। और वो आप लोग मतलब वीडियो में देख सकते हो, इट वाज अ इजी विन। नो हेट टू एनीबॉडी, बट हमारा काम है एथलीट्स की साइड रखना। अगर दूसरे एथलीट भी हमारे पास आएंगे तो हम उनकी भी साइड रखेंगे। एंड आर्म रेसलिंग में ये हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा कि भाई कोई जीत रहा है कोई हार रहा है, बट अपनी जीत को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। यस, द ये चैलेंज एक्सेप्टेड। ये एक लेसन था। तो अब फ्यूचर मैचेस का क्या है, व्हाट डू यू थिंक कि कराज के साथ अगर आपका अब कभी भी इन फ्यूचर मैच होता है वो वन साइडेड रहेगा? मे बी ही इज आल्सो प्रिपेयरिंग, बट मैं अपने साइड से पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि अब कि करंट की अब साइड से नहीं, मैं किसी की साइड से भी 90 गेम केजी पलट के चुकी अंदर है? मैं किसी के साथ भी गेम पलटने का दम रखता हूँ। एंड गाइज, सिड इज अ क्वाइट न्यू, नॉट न्यू, बट अ यंग आर्म रेसलर। भाई अपनी एज बता दो। 22, 22 एज है। जस्ट अभी में। और भाई आप दोनों कैसे मिले? क्योंकि मैंने लोगों को, मेरी स्टोरी का टाइटल ही यही था, द ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, आर्म रेसलिंग फिनोम्स। तो आप कैसे मिले भाई से? ये एक्चुअली कॉलेज में था अपनी, भारतीय विद्यापीठ। तो कॉलेज एनुअल फेस्ट जो होता है उसमें आर्म रेसलिंग होती थी हर साल। तो हम एज ए रेफरी जाते थे वहाँ पे कि ठीक है मैचेस कराएंगे बच्चों के। तो ये भी उनमें से एक था, स्ट्रॉन्ग था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये जीत गया सबसे, ये चैंपियन बना कॉलेज का। तो ठीक है, उसके बाद इसको लगा ये तो बहुत तगड़ा है। फिर ये खेलने आया हमारे साथ। फिर इसने हाथ पकड़ा, इसको लगा मैं तो हरा दूंगा, सबसे जीता हूँ हाँ। ये, ठीक है ये भी आओ रेफरी साहब आप भी आओ। तो इसने पकड़ा, इसको फील हुआ कि ये मेरी पावर घूम के मेरी तरफ क्यों आ रही है। तो बाकी अगर मैं कहूँ जो एक तरह से फ्रेशर होता है, फ्रेशर एज ए फ्रेशर, इसमें जो पावर थी वो मैंने आज तक शायद ही किसी में देखी होगी, इतनी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ एज ए फ्रेशर। तो इसलिए इतना इसने डेवलप किया कि इसके अंदर पोटेंशियल था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री गाइज। आप लोग कितने साल से ट्रेन कर रहे हो एक साथ? हमें लगभग 1.5 साल हुआ है। एंड 1.5 साल में फ्रॉम अ कॉलेज आर्म रेसलर फ्रेशर टू डिफीटिंग इंडियाज टॉप मोस्ट आर्म रेसलर्स, हर स्टेज पे हर जगह पे जा जाके चैलेंज दे भी रहे हैं, ले भी रहे हैं और सबको हरा रहे हैं। तो इससे आपको एक और बात क्लियर होती है कि एक कोच की गाइडेंस में आप कितनी जल्दी ग्रो कर सकते हो। देखो राइट कोच अगर आपको मिल गया ना, और अगर आपने उस पर ट्रस्ट किया, तो आप पक्का डेवलप होगे। अगर आपने ट्रस्ट नहीं किया तो आप कभी डेवलप नहीं हो सकते। बट ट्रस्ट फैक्टर हम आप दोनों के बीच में देखते ही हैं कि हर जगह पे आप लोग एक दूसरे कोच के का काम बैक में खड़े सिखाने होते से हो। ज्यादा उसको अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना होता है। 10 चीजें ये सिखा रहे हैं ना, तो 6 चीजें सिखाने वाले और भी हैं। बट उसके बावजूद भी ना, अगर मेरा विनिंग रेशियो 99% है, जो सिर्फ 1% लूजिंग रेशियो है ना, वो ही एक आर्म रेसलर को पीछे ले आता है कि नहीं मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। उस टाइम पे उसको खड़ा करना कि नहीं, कर, करता जा करता जा करता जा, हो जाएगा हो जाएगा। एक टाइम था जब हम जब वेट लिफ्टिंग करते थे आर्म रेसलिंग की एक्सरसाइज के अंदर, तो एक कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 100% कर रहे हैं ना, तो मैं 50% पे ऐसा होता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, मेरे से हो ही नहीं पाएगा, ये कैसे होगा। आज वो स्टेज है, अगर ये 100% कर रहे हैं तो मैं कहूँगा मैं 105% करूँगा, मैं करके दिखाऊंगा। वो मोटिवेशन और वो गाइडेंस जो मुझे 1.5 साल में यहाँ लेते हैं। तो संजय भैया मतलब आपको बचपन का संजय दिख रहा है सिड में, कि भाई जैसे मैं, मेरी शुरुआत हुई थी स्कूल में स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर, फिर हर जगह मैंने सबको हराया, हाँ, मैं फिर कह सकता हूँ ये सेम वही चीज है। एक्चुअली उससे भी ऊपर है। हमें थोड़ा सा देखो, आर्म रेसलिंग आज के दिन जितनी स्पीड से बढ़ रहा है, बस सब कुछ कनेक्टेड है सोशल मीडिया के थ्रू। तो अब मैचेस ज्यादा हो रहे हैं, हर महीने मैच हो रहे हैं। पहले साल में एक ही मैच होता था, ये डिफरेंस है। अब मैच ज्यादा हो रहे हैं तो ज्यादा जल्दी एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, और रेगुलर ट्रेनिंग इसी चीज की हो रही है। पहले सिर्फ जिम करते थे, अब मैं जिम गए ही मुझे 3-4 साल हो गए, सिर्फ यही ट्रेनिंग करते हैं बस। तो ये डिफरेंस आ गया। और काफ़ी ग्रोथ, लास्ट 6-8 महीने की जो ग्रोथ थी मेरे साथ, काफ़ी प्रोफाइल थी। मतलब इतने सारे प्लेयर्स है, लाइन में खड़ा करो तो मेरे पास 50 प्लेयर के नाम होंगे जो
6 महीने पहले बोलते थे कि मुझे इस नाम को हराना है, बस अगले महीने हम सिद्धांत को हरा देंगे, अगले महीने हम सिद्धांत को हरा देंगे, और ना धीरे धीरे वो लिस्ट टिक आउट होती जा रही है, तो उन्होंने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी है। अब आगे कोई पूछता ही नहीं है सिद्धांत को हराना है। टॉकिंग अबाउट द लिस्ट, तो भाई आपकी बकेट लिस्ट में किसको हराना है सबसे ऊपर, कि इसके बाद ठीक है अब मैं। एज ए रिस्पेक्ट, जो मैं 90 kg मेरे वेट कैटेगरी में जिन्हें मैं कहता हूँ, ऑन अ फर्स्ट प्लेस हरमन मान इज अ वेरी गुड सीनियर प्लेयर, यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और वो काफी अच्छे सीनियर प्लेयर है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं उनसे अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ लेवल पे। हरमन मान और बाकी 90 kgs में 2-3 और स्टार्टिंग लेवल प्लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैं रोहित शेख से भी एक अच्छा मैच करना चाहूँगा, और लेटेस्ट काइल से मेरा हुआ था। इन सब के साथ मेरे को अच्छा और परफॉर्म करने का उम्मीद है। ठीक है सिड, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, लेट्स कंटिन्यू विद द गोट फॉर नाउ। बट सिड के साथ भी हम डिटेल में एक इंटरव्यू, एक पॉडकास्ट सा लेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई आखिर 1.5-2 साल की ट्रेनिंग आपको टॉप लेवल पे कैसे ले आती है। एंड ऑब्वियसली कोच का हाथ सर पे होना चाहिए। बट मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया में कौन है इस टाइम? स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया में अगर मैं बात करूं, मजाहिर साइडू। मजाहिर साइडू, आप उनसे मिले हुए हो? मैं हाँ 3-4 बार मिला हूँ उससे मैं। आपका उनका कभी मैच? हमारा मैच नहीं हुआ कभी ऑफिशियली, बट हमने ठीक है। ट्रेनिंग करी है। एंड वो काफ़ी स्ट्रोंग है, काफ़ी स्ट्रोंग है मुझसे। मैं अब लास्ट जब ट्रेनिंग की थी तो वो काफ़ी स्ट्रोंग था मुझसे, क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग पैटर्न है दुबई में, जो उनके एथलीट्स जो आते हैं वहाँ पे, उनके साथ उनका एक सेशन जो रहता है वो एक अलग ही लेवल का है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है हमारे पास। मजाहिर गाइज आपने देखा होगा, ही इज इनटू आर्म रेसलिंग फ्रॉम मेनी इयर्स, और उनको आपने देखा होगा लैरी व्हील्स की वीडियो में बहुत से बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल एथलीट्स के साथ पुल करते हुए। मतलब शाउट आउट टू हिम कि उनकी वजह से भी आर्म रेसलिंग बहुत नोन होती जा रही है और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो सर, आपका और उनका मैच प्रो इसमें सोनी लीग में में होने वाला है? पॉसिबल है, काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि मेरा और मजाहिर का मैच होगा। बट उसमें पता क्या है, जब भी सिलेक्शन हुआ था ना ग्वालियर में, मेरा वेट 100 kg था, कंप्लीट पूरा 100 था। मेरे कुछ दोस्तों की वजह से मैं 100+ में जंप करके मुझे खेलना पड़ा। तो उस कैटेगरी में सबसे छोटा मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा वेट 100 kg है। ठीक है। मेरे अलावा सारे 110+ है, सभी के सभी 18 के 18 प्लेयर्स। तो देखते हैं मैं तब तक कितना बल्कअप कर पाता हूँ। सोनी पे जो सीरीज आने वाली है उसमें सारे हैवी वेट्स ही खेल रहे हैं? नहीं, हर सभी वेट्स के टॉप 18 जो प्लेयर्स हैं सभी कैटेगरीज के, वो सभी टीम्स में होंगे। 6 टीम्स हैं, वो फॉर्मेट पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो वी आर एक्साइटेड। तो गाइज अब रॉयल समर्पण को लेके ना बहुत सारे इश्यूज थे लोगों के दिमाग में, बहुत सारी बातें थी लोगों के दिमाग में, और मिसकंसेप्शंस कह लो या फिर आप लोगों को कुछ और दिखाया गया, कुछ और बताया गया, दर्शाया गया। बट रॉयल समर्पण 2 जो अभी हुआ था दिल्ली द्वारका में, लेट्स टॉक अबाउट दैट भैया। कि हमने सबने शिव की वीडियो देखी, शिवांशु की वीडियो हाँ देखी हाँ लाइव। हाँ। क्या क्या था वो उस टाइम पे? मतलब मैं भी वहीं था, ठीक है, सबने देखा क्या क्या हुआ, सुपर मैच होना था, जो भी होना था। और उसके बारे में भाई कुछ लाइट डालो, रॉयल समर्पण 2 जो हुआ था। उसमें देखो, एक तो हमने रखा था कि 11 बजे तक एंट्रीज लेंगे हम। एक्चुअली स्टार्टिंग में गलती कहाँ हुई, गलती हमारी भी नहीं, ना किसी और की भी नहीं थी उसमें। उस दिन बारिश हुई काफी तेज सुबह, जिसकी वजह से ट्रेन्स भी लेट थी। पंजाब के प्लेयर्स थे, यूपी के खुद प्लेयर्स थे, जयपुर से थे। सबके मेरे पास फोन आ रहे कि भैया हम 12 साढ़े 12 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम मैं क्या बोलता हूँ उस चीज में, ठीक है आओ। वो आए हैं 12 साढ़े 12 तक आए हैं जूनियर के प्लेयर्स। अब उनको उस टाइम पे मना तो नहीं कर सकते हम, मना करेंगे तो भी हम फंस गए। उनकी एंट्रीज भी लेनी पड़ी फिर, जिस वजह से स्टार्टिंग लेट हुई। उसके बाद जब लेट स्टार्ट हुआ, उसमें कुछ हमारी भी मिसमैनेजमेंट थी, जिसके लिए हम सर ने, लक्ष्मण सर ने भी अपोलॉजी डाली है हर चीज में। वो थी हमारी तरफ से भी, कुछ थी थोड़ी बहुत थी। बट रियल जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, वहां का जो प्रिंसिपल था, उसने आके जो बीच में सबके सामने, आपको भी पता, आप वहीं पे होंगे, वो हमारे लिए भी एक सरप्राइज था कि ये क्या हुआ है, ये बीच में आगे कौन खड़ा हो गया। क्योंकि आज से पहले जितने भी गेम्स हुए, कोई भी वेन्यू पार्टनर बीच में आगे उसने कभी ऐसे रोकने की कोशिश नहीं करी।
वो हमारे लिए सरप्राइज था कि ये बंदा आगे बीच में गेम बंद क्यों कराना चाह रहा है। उसका भी एक रीजन था, बच्चे जो थे हमारे चेयर्स के ऊपर चढ़े हुए थे। कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा आपके यहाँ आगे कोई बच्चा चेयर पे खड़ा होगा। तो उस वजह से वो भड़का, और उस वजह से उसकी वजह से लगभग 1 से 2 घंटे तक डिले हुआ गेम। हम जहाँ 4 बजे शुरू कर रहे थे वहां 6 बजे शुरू हुआ, 2 घंटे उसकी वजह से डिले हुआ। बच्चों को उसने बाहर बिठाया, बहुत बहुत चीजें हुई, बहुत मैस हुआ वहां पे। तो वो सब चीजें हुई जिसकी वजह से लेट हो गया मैच, और जहां लेट होता है मैच फिर लेट ही खत्म होता है। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, सभी जितने भी नए एथलीट्स आए हैं वहां पे, जो भी फ्रेशर्स हैं, देखो उनको मौका इसलिए दिया क्योंकि मेरे पास इतने मैसेज आते हैं बच्चों की, भैया आर्म रेसलिंग कैसे ज्वाइन करें, हमें पीपीएल खेलना है। तो मैंने ही उनको बुलाया था कि आप ये छोटे इवेंट खेलो यहाँ के, यहाँ आप जीतो, आपका नाम होगा तो आप आगे खेल पाओगे, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा खेलना कैसे है। तो उनको बुलाया, जूनियर में कैश प्राइज भी रखा कि जूनियर्स आएंगे उनको मोटिवेशन मिलेगा आगे के लिए। तो वहां पे हमने एक्सपेक्टेड थी कि 200 एंट्रीज आएंगी, वहां पे आई 350, ये 400 के बीच में थी, 350 400। कुछ बच्चे कह रहे हैं 800 एंट्री आई, 1000 एंट्री आई। इन्होंने तो एंट्रीज से घर भर लिया। ठीक है भाई, अगर 800 एंट्री आई है ना और हमने 5 घंटे में गेम खत्म किया है तो हमारा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए, क्योंकि सबको पता है 800 बंदों का गेम खत्म कराना मैच कराना कम से कम 2 दिन का काम है, डबल 2 से 3 दिन का, एलिमिनेशन वो भी। 2 से 3 दिन का काम है। जो भी एंट्रीज थी, शिवांशु फ्रस्ट्रेटेड था एक्चुअली हारने के बाद, बिल्कुल सच बता रहा हूं। वो कुछ भी बोले, वो फ्रस्ट्रेटेड था, उसने वीडियो बनाई क्योंकि वो हार गया था, ये क्लियर सी बात है। अभी उसको रियलाइज हो रही होगी ये चीज, बाद में उसने सॉरी भी, उसने पूरी वीडियो डाली है उस चीज की, उसने सॉरी बोला है कि मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके वीडियो बना दी थी। जो सच्चाई थी, जो फैक्ट्स थे वो यही थे, प्रिंसिपल ने आगे बीच में गेम खराब कराया और ये सब चीजें हुई थी। ठीक है, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन में वीडियो बनी, एलिगेशंस लगाए गए रॉयल समर्पण पे कि भाई 4-5 लाख रुपए ले रहे हैं, बट फिर भी। एक्चुअली उस वीडियो में शिवांशु ने, फ्रस्ट्रेशन इस चीज से पता चल जाएगी आपको, शिवांशु ने बोला कि 50,000 रुपए कैश प्राइज बांटा है, उस वीडियो में था ये, जिसने भी सुना होगा। हम्म। तो वो पढ़ा लिखा है या नहीं मुझे पता नहीं, कैलकुलेशन कर सकता है पोस्टर के अकॉर्डिंग, शायद 1,40,000 के आसपास कैश प्राइज बनता है। 15 कैटेगरी थी, 4 3 2 करके, तो 1.5 लाख तो कैश प्राइज ही हो गया सीधा सीधा। मैं और खर्चे नहीं गिनवाना चाहता, मैं क्या गिनवाना, छोड़ो, किसको क्या बताना है, हाँ, मतलब इस चीज वीडियो से समझ में जाओ। कहना आसान होता है कि बहुत पाँच कुछ, सात लाख रुपए आ गए हैं, इससे अच्छा कंपटीशन पांच मैं सात कर लाख देता। तो मतलब कि 800 एंट्री, और हाँ, 800 एंट्री हमने निपटाई तो वी आर प्राउड। बट फिर उसका ये था कि इससे अच्छे कंपटीशन मैं करा लूंगा, मैं करवा के दिखाऊंगा। मतलब ये सब फ्रस्ट्रेशन थी मैच की हारने की। ये मैच हारने की फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि अगर, एक बात बताओ, आकाश वहां सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, वो भी थका हुआ था, उसने मेरे को 5 बार बोला भैया मेरा मैच करा दो। अगर आपको ना स्पोर्ट्समैनशिप सीखनी है तो आकाश से सीखो। आकाश को सर बिल्कुल एग्जैक्टली मैं हम वहीं थे। हेड्स ऑफ करता हूँ उस बंदे को, वो 9 बजे से सुबह से खड़ा है वहां पे। आकाश को सुबह सुबह देख लिया था हमने वहां सुबह पे। 9 बजे वहां मेरे पास आ गया था, वो अपनी टीम लेके आया था, चाहे वो खुद नहीं खेलना था, उसको सिर्फ हाँ, सुपर मैच के लिए आना था। सुबह 9 बजे आया। शिवांशु आया दोपहर को 2 बजे के आसपास। कौन ज्यादा थका होगा, एक बंदा, और आगरा से आया वो आगरा से। ट्रेन में, ये एग्जैक्टली। फिर भी दिल्ली का। उसके बाद शाम हो गई, मैचेस लेट स्टार्ट हुए, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या, तुम सीनियर हो, यहाँ पे मैचेस लेट हो रहे हैं तो तुम्हारा मैच भी लेट होगा, ऑब्वियस है। सभी सीनियर वहां पे, सारे सीनियर चुपचाप बैठे थे, सबको पता है लेट हो रहा है, किसी कारणवश लेट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट होगा। वो हारने के बाद कह रहा है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक नहीं था तो मुझे सफोकेशन हो रही है। ये लड़कियों वाली बातें क्यों कर रहे हो यार, आप स्पोर्ट्समैन हो, एथलीट हो यार। डिहाइड्रेशन हो रही है। डिहाइड्रेशन हो रही है, आकाश को नहीं हो रही थी, हमें नहीं हो रही थी, हम खड़े हैं वहां पे सुबह से। वंस यू आर ऑन अ सर्टेन लेवल, आपके पास इतनी फॉलोइंग है और आप ये पिटी ऐसी ऐसी बातें एक्सक्यूजेस बोल दे रहे रहे हैं। हो और एलिगेशंस लगा रहे हो उन पे जिनके साथ आप ट्रेन और करते हो। मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि मैच से जस्ट पहले मैंने वार्म अप करते देखा, पुशअप्स मार रहा है शिवांशु, बेल्ट खींच रहा है, जो स्ट्रेच बैंड होते हैं वो पूरे उसके पीठ पे थपकी मारो, और एग्रेशन से आया पहले मैच में चिल्लाते हुए वीडियो में। हाँ, कहां से थका हुआ था यार, हारते ही थक गया। उस मैच का थोड़ा ओवरव्यू दो, आप रेफरी थे उसमें। मैं रेफरी था, पूरा एग्रेशन से दोनों बंदे आए, दोनों की। तो भैया जैसे वार्म अप चल रहा था
आपने हाँ, बताया। मैंने देखा कि शिवांशु वहां पे वार्म अप कर रहा है, पुशअप्स लगा रहा है, सारी चीजें हैं। और आकाश उल्टा, मेरी आकाश से बात हुई, वो कह रहा है कि मेरी ये हालत थी कि मैं पुशअप भी नहीं कर पा रहा था वो मैच से पहले, मैं इतना टायर्ड था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से पिन करूं मैं इसको, उसने ये तक बोला मुझे। और उल्टा जब मैच खत्म हुआ तो शिवांशु कह रहा है कि यहाँ की सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है, पीने को पानी नहीं है। ये एक एथलीट ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा। देखो, ऑड्स आप लोगों के अगेंस्ट कभी भी हो सकते हैं, बट उसको एक्सक्यूज देना और मतलब करना, इस बात पे रोना, तो ये एक लेवल की बात नहीं हुई। दोनों एथलीट्स के लिए सेम ही ऑड्स थे, बट ऐसा नहीं ना कि आकाश ने बाहर जाके वीडियो बना दी कि यार चलो मैं जीत गया, बट गर्मी बहुत थी। फिर भैया, इन दोनों का मैच क्या पॉसिबल है आने वाले कुछ सालों में? कितना टाइम लगेगा शिव को कवर करने में आकाश का लेवल? मतलब टेकिंग इन नोट्स की आकाश तो रेस्ट करने वाला नहीं। अगर आकाश भी ऐसे ही चलता रहा ट्रेनिंग पे और शिवांशु वैसे चलता रहा तो मेरे हिसाब से नहीं है पॉसिबल। मेरे हिसाब से नहीं है पॉसिबल। देखो, होने का कुछ भी हो सकता है, बट अभी रिसेंट अगले 1-2 साल में कहूं तो नहीं है पॉसिबल। शाउट आउट टू आकाश कि भाई, इंडिया में यूट्यूब पे अगर कोई आर्म रेसलिंग प्रमोट कर रहा था तो वो आकाश ही कर रहा था। ठीक है। उसके बाद बहुत से लोगों ने जब देखा कि भाई ये टॉपिक हॉट टॉपिक बन रहा है, तो इस पे वीडियोस बनाई जाए, उसके बाद बहुतों ने अपने करियर भी बनाए। किसी ने कहा कि मैं 18 का हूँ, किसी ने बोला कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर हूँ, लेकिन टीनेज वो 4 साल पहले पार कर चुके थे। तो भाई, स्ट्रॉन्गेस्ट टीनेजर का क्या सीन था? है देखो, मैं डिस्कशन का टॉपिक। नहीं, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आर्म रेसलर नहीं है। क्योंकि उसको 1 साल हुआ आर्म रेसलिंग में आए हुए, अभी काफी सारी चीजें देखनी उसको बाकी है। पावर लिफ्टिंग में उसने जो किया अच्छा किया होगा, नो डाउट, बहुत अच्छा है, पावर अच्छी है। बट अगर एज ए आर्म रेसलर बात करूं तो अभी तो बहुत स्टेजेस बाकी हैं। अभी तो प्राइमरी स्टेज पे है। गाइस, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये पूरा पॉडकास्ट है, लेकिन अब मैं भैया से बात करना चाहूँगा कि डार्क साइड ऑफ आर्म रेसलिंग के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि पीईडीज, स्टेरॉइड्स, ड्रग्स, क्या रोल चल रहा है इनका अभी एट प्रेजेंट, किस लेवल पे लिए जा रहे हैं, क्या वर्थ इट है लेना सिर्फ आर्म रेसलिंग के लिए? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब गो ऑल इन इस टॉपिक पे। मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं आर्म रेसलिंग में आज के दिन, देखो फ्रेशर की बात तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि जो 15-17 साल के बच्चे हैं वो तो नहीं ले रहे होंगे मेरे हिसाब से। बट जिसको 1-2 साल हो गया है, 95% बंदे स्टीरॉइड ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में ले रहे हो। 95% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ले रहे हैं। बट उन सबको मेरा एक ही मैसेज है, आर्म रेसलिंग में स्टीरॉइड का कोई यूज नहीं है। आप अपनी टेक्निक्स पे ध्यान दो। स्टीरॉइड सिर्फ आपकी पावर बढ़ा सकते हैं, आपको दिमाग नहीं दे सकते कि आपको स्टेज पे खड़ा कैसे होना है, आपको टेक्निक कैसे स्टार्ट करनी है, रेडी को कैसे सुनना है, कैसे अटैक करना है। मैं 1,000 चीजें बता सकता हूँ जो जहां पे आपका स्टीरॉइड कोई काम नहीं आएगा। पावर बढ़ेगी आपकी, नो डाउट, बट वो पावर किसी काम नहीं आएगी जब आपका टेक्निक ही काम नहीं करेगी। तो जितने भी बच्चे हैं मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, आप आपको लेना है बाद में ले लेना, 4-5 साल रुक के ले लेना भाई। वो आप लोगे किसी के थ्रू लोगे मुझे नहीं पता। बट पहले अगर आर्म रेसलिंग करनी है तो मेरे हिसाब से पहले टेक्निक सीखो, इस गेम की प्रिपरेशन करो, अपने अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि आप, हाँ, वहां पे आपका कुछ, आप किसी, आपको कोई लाइन मिली है, आप स्टार्टिंग से ही आप स्टीरॉइड यूज करने लग जाओगे, आपको कुछ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और आपका प्लेट्यू आ जाएगा स्टीरॉइड लेने के बाद, क्या उसके बाद क्या करोगे। तो मतलब जो ऑलरेडी बेयर मिनिमम पे है, लाइट वेट बच्चे हो गए, लेट्स कंसिडर, आपके अकॉर्डिंगली लाइट वेट बच्चे कितने से नीचे लाइट? 80 से नीचे सब लाइट? 70 से नीचे लाइट वेट मानता हूँ। 70 से नीचे अगर कोई लाइट वेट है, तो क्या उसको एट प्रेजेंट जो इंडिया का लेवल चल रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, रीच करने के लिए एनहेंस होने की जरूरत है? देखो, सभी वेट कैटेगरी में 2-3 बंदे ऐसे होंगे जो इंडिया के टॉप मोस्ट हैं, काफी साल से हैं। और कुछ जो नए आए रिसेंट, उनको अगर उनको बीट करना है तो सीधी सी बात है, जिस एज में होते हैं वो
क्योंकि इस कैटेगरी के बच्चे सारे फ्रेशर और नई एज के हैं, सारे यूथ या जूनियर में होते हैं। उनका इतना नॉर्म नेचुरली इतना पोटेंशियल होता है, अगर वो उस पर काम कर लें तो वैसे ही जीत जाएंगे, क्योंकि उस एज में इतना पोटेंशियल इतना हाई होता है। आप ट्रेनिंग करोगे वो सब कुछ आप, और दिमाग भी बहुत शार्प होता है उस टाइम पे, आप हर चीज फोकस करके ठीक तरीके से करोगे तो रिजल्ट वैसे ही मिल जाएगा। एंड भैया जेनेटिक्स का क्या आप इसमें रोल बताओगे कि क्या एलीट जेनेटिक्स हैं, किसके एलीट जेनेटिक्स आपको लगता है इंडिया में बहुत अच्छे हैं, किस जेनेटिक के बच्चों को नहीं सोचना चाहिए इतना आर्म रेसलिंग के बारे में, क्योंकि एट द जेनेटिक्स, एंड हाँ। ऑफ द डे एक लेवल का स्पोर्ट्स है तो वो सबके लिए नहीं बना। हम्म, बिल्कुल सही बात है। जेनेटिक्स इसमें काफी काफी रोल है जेनेटिक्स का। मैं कह रहा हूँ अगर कोई फ्रेशर भी है, अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, हाथ बड़ा है, अगर उसको थोड़ी सी भी अगर समझ है कि मुझे इधर पुल करना है, बैक प्रेशर लेके रखना है, तो जो काफी साल से ट्रेनिंग कर रहा है बच्चा, वो भी नहीं उसको हरा पाएगा। और दूसरी तरफ मैं देखूं, मैं ये कहता हूं कोई भी लड़का, चाहे कितना भी छोटा आता है, कोई भी है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है मेहनत से। दोनों चीजें, जेनेटिक्स वाले को थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ेगी, वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और उसका लेवल बहुत हाई जाएगा। जिसके जेनेटिक्स नहीं है वो भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड में भी काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बहुत छोटी हाइट के बहुत छोटे हैं और वर्ल्ड के टॉप 10 टॉप 5 में रहे हैं वो। तो दोनों चीजें हैं। इंडिया की आर्म रेसलिंग और इंटरनेशनल, आप इंटरनेशनल भी खेले हो, आप अभी दुबई भी गए हाँ थे, जी, हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे किसको और कब तक देख सकते हैं? हम अगर इंडिया से बात करें ना, जो लाइट वेट के एथलीट्स है, 70 to 80 या 65, इस जो कैटेगरी के बच्चे हैं, ये एशिया वर्ल्ड लेवल पे शायद इनका कुछ रैंक आ सकता है। अगर मैं सीनियर कैटेगरी की बात करूं, जो, सीनियर में लाइट वेट? हाँ, सीनियर में लाइट वेट में प्लेयर्स शायद अगले और 2-3 साल में मेडल्स आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कौन से फॉर प्लेयर हो सकते हो? एग्जाम्पल एक अभी आध। राहुल पानीकर लास्ट वर्ल्ड खेला था, उसका ठीक शायद है। 6 या 7 पोजीशन थी 70 kg में। हम्म। तो उसने बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना पाउंड टू पाउंड कितनी हाँ। रेशियो वो देखी जाती है, तो 70 kg में वो कंप्लीट है वो। तो इस तरह के जो प्लेयर्स हैं उनका पॉसिबिलिटी है। जो हैवी वेट के हैं उनका नहीं है पॉसिबल अभी, और 5 साल तक मैं नहीं कह सकता कि कोई वर्ल्ड में मेडल लगा सकता बात हमने सारी कर ली, ठीक है, निष्कर्ष भी निकल गया कि भाई किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट आप एज एन आर्म रेसलिंग एंथुजियास्ट अगर ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो आपके मन में क्वेश्चन होंगे कि भाई आर्म रेसलिंग तो करनी है पर एक्सरसाइज करे तो करे क्या, इतनी सारी यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन है, बट क्या एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू हम भैया से पूछते हैं कि क्या एक्सरसाइजेज और क्या ओवरव्यू रहना चाहिए आपकी एक हफ्ते की, अगर मान लो किसी को एक्सरसाइज करनी है, है। कोई बिगिनर है जिम में या इंटरमीडिएट एथलीट है, उसका वीकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहना चाहिए एक्सरसाइज का आपके अकॉर्डिंगली? देखो, सबसे पहले अगर कोई किसी ने स्टार्ट किया है, उसको कम से कम 3 महीने सिर्फ अपनी पुलिंग और रिस्ट पे काम करना चाहिए, ताकि उसके हाथ जो डेवलप हो। पुलिंग और रिस्ट। रिस्ट कपिंग और पुलअप्स, तो ये सब चीजें, और जो बेसिक अपनी बैक प्रेशर की जो ट्रेनिंग होती है, ये बेसिक बेसिक एक्सरसाइज उसको कम से कम 3 महीने करनी चाहिए। उसके बाद ही उसको पंजा लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये। उसके बाद स्टेजेस हैं अलग अलग। मैं देखता हूँ, शायद मेरा अगर मैंने चैनल बनाया है तो मैं सारी चीज एक एक चीज डिस्कस करूंगा उसमें, सारी चीजें। तो गाइज ट्रेनिंग की आपको वीडियोस तो मिल जाएगी, बट आई एम ऑल्सो टेलिंग यू एंड आई विल मेक श्योर कि भैया का यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी बहुत अच्छे से एक्टिव होए। तो भैया अब वी ऑल आर एक्साइटेड कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, क्योंकि इस भरे जंगल में एक स्ट्रेट पाथ जो अगर बच्चों को दिख गया, जो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं 16 17 15 साल के बच्चे जो बिल्कुल ही मतलब भटक रहे हैं, उनको आप ही गाइड कर सकते हो। आप जैसे मतलब जिन्होंने चेंज होते हुए देखी है पूरी पूरी गेम इतने सालों में, तो भैया यूट्यूब की ना ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके जाओ आज। मुझे तो पहले ये डर है कि यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो मसाला डालते हैं अपनी वीडियोस में, जो कि मैं नहीं डाल पाऊंगा। मैं रियल इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा जहां तक मुझे, जितना मुझे मालूम है वो मैं रियल इंफॉर्मेशन दूंगा। जितने सीरियस आर्म रेसलर्स हैं वो सब देखेंगे, जिनको मसाला पसंद है
वो शायद उन्हीं की देखें जिन जो मसाला डालते हैं। तो मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूं, क्योंकि बच्चे इतने परेशान हैं इस चीज को लेके कि मैं क्या करूं, आर्म रेसलिंग कैसे होती है। तो मेरा मोटिव वो है यूट्यूब चैनल बनाने का कि मैं उनको राइट पाथ दिखा सकूं, राइट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा सकूं, जो कि आज तक शायद किसी ने नहीं करी है। सब अपना किसी फ्रेशर से पंजा लगाएंगे, पर उनको पकड़ के खड़े रहेंगे और वीडियो बना देंगे ताकि व्यूज आए। ये कर रहे हैं आज के लोग। द डार्क ट्रूथ गाइस, द डार्क ट्रूथ आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से एक्सपोज हुआ है कि अगर आप किसी को भी देख रहे हो कि वो सेंटर कंट्रोल करके बैठा है किसी ओपोनेंट के साथ, तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके पावर डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बट वी आर एक्साइटेड फॉर योर यूट्यूब चैनल भैया, एंड आप एक बात और प्रॉमिस करके जाओ कि आप स्पार्टा के चैनल पे भी ट्रेनिंग वीडियो एक आध डालोगे, ताकि हमारे जो कैलिस्थेनिक्स एंथुजियास्ट हैं जो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, मतलब कैलिस्थेनिक्स कंपटीशन में भी मैं आपको बताता हूँ, पुणे में भी कैलिस्थेनिक्स कंपटीशन, मुंबई में भी हुए हैं, उसमें आर्म रेसलिंग कंपटीशन भी था। ओके। और कैलिस्थेनिक्स वाले बच्चों ने ही करा, हालांकि वो इतना टेक्निकल नहीं था, इतना बड़ा स्केल नहीं था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों ने 2-3 साल कैलिस्थेनिक्स का बेस बनाया है, तो उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा है आर्म रेसलिंग में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैं, कैलिस्थेनिक्स वाले उनके सभी के हाथ बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि सब चीजें हाथों से ही करनी होती है। और आर्म रेसलिंग में जो आएगा उसका अगर हाथ ऑलरेडी पका हुआ है तो उसके लिए बहुत बेनिफिट है। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं ऐसे तो हम एक्टिविटीज, स्पार्टा पे डालेंगे। तो वो जरूर आर्म रेसलिंग पर ट्राई करें। सो गाइज, दिस वाज इट इनटू टुडेज एपिसोड। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुन ली, सीख ली, बट सून हम एक और एपिसोड बनाएंगे भैया के साथ प्रो पंजा, ये सोनी की सीरीज के बाद। राइट। सोनी की सीरीज भैया आपकी कब खत्म हो जाएगी? सोनी का हमारा स्टार्ट है 28 जुलाई से, और 13 अगस्त तक वो चलेगा। तो गाइज उस पूरी सीरीज का भी एक्सपीरियंस हम भैया से लेंगे, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। और भैया आप कुछ कहना चाहो तो? मैं यही कहना चाहूंगा यार, राइट आप डायरेक्शन में जाओ। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में, आपको ट्रेनिंग पार्टनर जरूर चाहिए। आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते, चाहे वो कोई भी हो यूट्यूबर। आप यूट्यूब से नहीं सीख पाओगे, आपको ट्रेनिंग पार्टनर चाहिए अगर आर्म रेसलिंग करनी है। एंड में एक और क्वेश्चन हम डालते हैं, टेबल प्रैक्टिस वर्सेस ट्रेनिंग पार्टनर की प्रैक्टिस, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? मतलब टेबल प्रैक्टिस हाँ, वर्सेस वेट्स के साथ प्रैक्टिस। सबका अलग अलग पैटर्न होता है ट्रेनिंग का। कुछ लोग टेबल प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, कुछ लोग टेबल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरा जो पैटर्न रहा है हमेशा से कि पूरा एक वीक मैं वेट ट्रेनिंग करूं और वीक में एक दिन टेबल प्रैक्टिस करूं, क्योंकि उससे क्या है, हाथ में जो पेन आता है खेलते हुए आता है, ट्रेनिंग के वक्त कभी पेन नहीं आता आपके। तो जितना आपने ट्रेनिंग की है उसको एक दिन जाके अप्लाई करो कि कितना इंप्रूव हुआ है। तो ये पैटर्न मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है गाइस, दिस वाज इट, साइनिंग आउट फ्रॉम सिंह स्ट्रीट वर्कआउट। दिस वाज मिस्टर संजय विदास, और सेठ भाई का थैंक भी यू ब्रदर। कैमियो था इसमें। और बहुत ही जल्दी वी विल ब्रिंग न्यू कंटेंट, और संजय भैया का यूट्यूब चैनल बिल्कुल आएगा। हालांकि ये अभी डाउट में है, बट आई विल मेक श्योर कि इनका यूट्यूब चैनल आए और हमारे यहाँ भी वीडियो बनाएंगे। टेक राइट। केयर गाइस।